वीडियो में हम पावर शेयरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन समेत आंसर भी समझा दूंगी। एक बात तो ये थी, दूसरी बात इसके नोट्स ना तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग वेर इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जस्टिफाई करो ये स्टेटमेंट को 3 सूटेबल पॉइंट के साथ। या फिर इसी का दूसरा पार्ट, हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। तुम कहाँ तक इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो कि पावर शेयरिंग इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है? पावर शेयरिंग। इसमें ना बेसिकली पावर शेयरिंग के बारे में बताना है कि वो क्यों, उसके क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस है। पहला, पावर शेयरिंग इंश्योर करता है कि सारे लोगों के पास एक स्टेक हो गवर्नमेंट में, मतलब कोई भी पीछे ना छूट जाए। हमने पढ़ा है ना, हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करा जाता है, हर की बात सुनी जाती है, हर के पास थोड़ी पावर दे दी जाती है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग। तो कोई भी पीछे ना रह जाए, हर किसी का स्टेक हो गवर्नमेंट में, इसको इंश्योर किया जाता है। ये इंश्योर करता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, सबसे ज़्यादा लोग इस पर पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसमें इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और ये पीपल्स रूल के कंसेप्ट को अपहोल्ड करता है कि लोगों का ही रूल चले। इंश्योर करता है कि पीपल को कंसल्ट करा जाए कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं। पावर शेयरिंग एकोमोडेट करता है डाइवर्स ग्रुप को, बहुत सारे ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज़ को भी अवॉइड करने में हेल्प करता है। पावर शेयरिंग सबसे पहला क्या था इसका, कि सबका स्टेक हो गवर्नमेंट में। दूसरी चीज़ क्या थी? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, ताकि अच्छा आउटकम आए पूरी की पूरी कंट्री का। फिर नेक्स्ट, डाइवर्स ग्रुप को भी ये जगह देता है, सारी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट, मतलब सारी डाइवर्सिटी को, हिंदू जैसे एथनिक डाइवर्सिटी हो गई, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल्स हमारी कंट्री में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं हमारी कंट्री में, डिफरेंट कल्चर है, तो सबको साथ लेके चले, सबका विकास हो, ये पावर शेयरिंग इंश्योर करता है। एक्सप्लेन करो कोई भी 3 कॉन्सिक्वेंसेस मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के जो कि अडॉप्ट किया था श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसका चैप्टर मैंने ना पढ़ा दिया, तुम लोग रिवाइज कर लेना वहाँ जाके। कॉन्सिक्वेंसेस देखो, श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज़ देखी गई थी, मतलब मेजॉरिटी लोगों ने रूल करने की कोशिश की थी माइनॉरिटी के राइट्स को इग्नोर करते हुए। ठीक है, तमिल फेल द गवर्नमेंट वाज नॉट सेंसिटिव। तमिल्स को लग रहा था, एक सिन्हालीज लोग थे, तमिल्स थे, सिन्हालीज मेजॉरिटी में थे, तमिल्स माइनॉरिटी में थे। तो तमिल लोगों को लगता था गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं है तमिल लैंग्वेज को लेके, तमिल कल्चर को लेके। तमिल लोगों को डिस्क्रिमिनेटेड फील होता था, उनको जॉब्स प्रॉपर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी जॉब्स में, एजुकेशन में। तमिल फेल द गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिसिंग, और तमिल लोगों को ये लगा कि गवर्नमेंट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करती है, बेस्ड ऑन देयर रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चों से, ठीक है, तो इस कारण से दिक्कत हो जाती है। रिलेशन बिटवीन बिकेम स्ट्रेन्ड, और रिलेशन इनके स्ट्रेन्ड हो गए थे, किनके? तमिल और सिन्हालीज लोगों के। सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी, डिमांड कर रहे थे वो लोग इंडिपेंडेंट स्टेट देना चाहिए उनको ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। फिर उसके बाद डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया था दोनों कम्युनिटी के बीच में, और एक सिविल वॉर होता है जब कंट्री के अपने लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, सिविल वॉर का नाम हो गया। फिर उसके बाद एक सिविल वॉर आ गया था, टेरिबल सेटबैक था, पूरा कंट्री सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ चला गया था। देखो इकोनॉमिक लाइफ कैसे जाएगा अगर कंट्री में लोग लड़ने ही लग जाएंगे, तो क्या वो इकोनॉमी में तरक्की करेगा? आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, अगर कंट्री में हारमोनी रहती है, रिलीजियस ग्रुप एक साथ मिलके रहते हैं, तभी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये तो रिपीट, हाँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में हम पढ़े तो ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पे पावर शेयर किया जाता है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कहाँ पावर शेयरिंग किया जाता है? डिफरेंट ऑर्गन, जैसे हॉरिजॉन्टल में एक एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेटिव आता है और जुडिशरी आता है। और वर्टिकल की अगर हम बात करें तो ऊपर से लेके नीचे तक पावर शेयरिंग होगा। जैसे सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आते हैं फिर फाइनली लोकल लेवल पे गवर्नमेंट, जो कि पंचायत लेवल पे आती है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एक से हर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट पावर वो
उनके पास होती है। वर्टिकल में हम देखते हैं सेम चीज़, ओवरलेस। वर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बता दिया है कि कैसे पावर शेयरिंग होगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या अधिकार रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या अधिकार रहेंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, इसी ने ही हमें बता दिया है। अच्छा, 15 अगस्त आने वाला है, ठीक है। 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है? आई नो तुम लोगों को पता होगा, इतना तो पता ही होगा, मुझे बताओ लिख के। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस, अच्छा अब लास्ट पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई करता है चेक्स और बैलेंस का, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूटिव का चेक लेजिस्लेचर और इन दोनों को चेक करता है जुडिशरी, कि कोई ऐसा कानून ना बन जाए। जुडिशरी में कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। ये लोग ये देखते रहते हैं कि कोई ऐसा कानून ना बन जाए जिससे तुम्हारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो ना ले लिए जाए, ठीक है। और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे भी कंट्रोल रखता है। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? हमारे गवर्नमेंट आती है, जो कि टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव होता है, और ऑफिसर्स आते हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? एग्जीक्यूटिव होते हैं जो एग्जीक्यूट करता है। लेजिस्लेचर नियम बनाता है, जुडिशरी देखता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, कोई हमारे जो अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स ले लिए ना जाए। और एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको लागू करता है। मान लो लेजिस्लेचर ने रूल बनाया कि आज से ये हेलमेट ना पहनने पे इतने रुपए का चालान है, तो ये एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स हैं, ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को लागू किया जाए। यहाँ पे कोई चेक्स एंड बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ऐसा कोई चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं होता जितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हॉरिजॉन्टल में होता है। तो क्या समझे? हॉरिजॉन्टल में 3 प्रकार से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। वर्टिकल में नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट किसकी है बताना मुझे। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट में अलग प्रकार की अलग सरकार की गवर्नमेंट होती है जनरली। और फिर सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे हमारा पंचायत लेवल पे। व्हाट आर द 3 डिमांड? कौन से 3 डिमांड थे जो श्रीलंका के तमिल लोग की एक्सेप्ट करी गई थी? एंड कुड नेवर सेटल्ड द एथनिक कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका फॉर गुड। इसमें पूछा है कौन सी ऐसी डिमांड थी जो तमिल के लोग मांग रहे थे, अगर उसको फुलफिल कर दी जाती तो लड़ाई रुक जाती। तो इसका आंसर है कि भाई तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो तमिल फॉर तमिल इन द गवर्नमेंट जॉब्स, और एजुकेशन में उनको भी इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, और उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी मतलब अपने लिए रूल्स बनाने की इजाज़त। देखो हमारे इंडिया में ऑटोनॉमी दी गई है, ट्राइबल्स लोगों को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में डाइवर्सिटी रहे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ऑटोनॉमी की ये थोड़ी बहुत मांग कर रहे थे। पावर शेयरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। पावर शेयरिंग क्या होता है और बताओ पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है? डिज़ायरेबल माने ज़रूरी क्यों है? या ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, पावर शेयरिंग से तुम क्या समझते हो, पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, और एक्सप्लेन करो इसका मोरल या फिर प्रूडेंशियल रीज़न। देखो, when the power does not rest with any one organ of the state, किसी एक, जैसे सारी पावर हमने जुडिशरी को दे दी, या सारी पावर हमने लेजिस्लेचर को दे दी, या सारी पावर हमने एग्जीक्यूटिव को दे दी। अभी मैंने ऊपर समझाया था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में क्या फ़र्क है। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, मुझे शांति मिलेगी। जुडिशरी देखती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ढंग से काम करे, कोई रूल्स ऐसे लॉज ना बना दे, या इस तरीके से लॉज को लागू ना करे कि फंडामेंटल राइट छीन जाए। लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन बनाती है, मतलब कानून बनाते हैं, इसमें पार्लियामेंट आता है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, स्टेट के केस में विधानसभा आती है, विधान परिषद, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और एग्जीक्यूटिव में आते हैं वो लोग जिसको लागू कराते हैं। ये लोगों ने कानून बनाया और एग्जीक्यूटिव ने लागू करा दिया। तो देखो, पावर शेयरिंग ये ध्यान रखता है कि किसी एक ऑर्गन, ये 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट माने जाते हैं, किसी एक भी ऑर्गन के पास सारी पावर ना चली जाए, पावर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। पावर शेयरिंग ज़रूरी है क्यों? प्रूडेंशियल कारण क्या है? इससे कन्फ्लिक्ट की गुंजाइश कम हो जाती है। सबको
सबको इक्वल इक्वल और डिफरेंट लेवल पे भी होता है। ये तो हमारा एक हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल में मैंने अभी बताया था, सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे नीचे पंचायत लेवल पे गवर्नमेंट या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शहरों के केस में। अब इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े थोड़े कम होंगे, सबको थोड़ा थोड़ा अधिकार मिलेगा, सब अपने तरीके से डेवलप हो पाएंगे, तो सब खुश भी तो रहेंगे। रिड्यूस करेगा कन्फ्लिक्ट सोशल ग्रुप में, स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकली, और प्रमोट करता है यूनिटी। अगर लड़ने लग जाते हैं, जैसे तमिल उसमें श्रीलंका में हमने देखा था, तमिल लोगों को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, उनसे अधिकार छीन लिए जा रहे थे और सिन्हालीज लोग डोमिनेट कर रहे थे, तो एक अनरेस्ट चालू हो गया था। मोरल रीज़न की अगर हम बात करें, पावर शेयरिंग एक बहुत स्पिरिट है, मतलब आत्मा है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग एक्सरसाइज करने से ही उसका डेमोक्रेसी का इफेक्ट होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, और लोगों को कंसल्ट करने का अधिकार पावर शेयरिंग देता है। उनको कैसे गवर्न किया जाएगा, मतलब उनके लिए कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, पावर शेयरिंग इसमें हेल्प करता है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। अगर हमें लगेगा हमारी सरकार हमसे पूछ रही है हमारे लिए कानून बनाने के लिए, तो हमें भी इन्वॉल्व फील होगा, हम जाके वोट दे के आएंगे कि हाँ भाई हमसे पूछा जाता है। पावर शेयरिंग हेल्प करता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग, अच्छी गवर्नमेंट बनाने के लिए और प्रॉपर सिस्टम को काम कराने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट टू शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम और श्रीलंका। श्रीलंका और बेल्जियम की डेमोक्रेसी को थोड़ा कंपेयर करो। दोनों ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, दोनों के पास ही डाइवर्स ग्रुप थे, पर दोनों ने डिफरेंट अप्रोच उठाई थी डेवलपमेंट की। देखो बेल्जियम, इससे ना तुम्हारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। बेल्जियम अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन ऑफ सोशल ग्रुप। बेल्जियम ने क्या पॉलिसी यूज़ करी थी, एकोमोडेशन की, कि सोशल और एथनिक डिवीजन को हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे हमने देखा था श्रीलंका में तो मेजॉरिटी लोगों ने माइनॉरिटी लोगों के अधिकार ले लिए थे प्रोबेबली, हम पूरी और माइनॉरिटी लोगों के पास स्पेसिफिक अधिकार नहीं बचे थे श्रीलंका के केस में। पर बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम का एक पॉजिटिव केस है, हम देखते हैं बेल्जियम में सबके पास अच्छे से राइट्स थे। बेल्जियम मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग हुई थी, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई थी। बेल्जियम में दोनों ग्रुप के पास इक्वल वर्किंग अपॉर्चुनिटी थी गवर्नमेंट में। बेल्जियम में दोनों जो ग्रुप्स थे वो आराम से गवर्नमेंट में मिलके काम कर रहे थे, श्रीलंका में मिलके काम नहीं कर रहे थे। मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और यूनिटी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की थी दोनों ग्रुप में। कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बोथ एथनिक ग्रुप एग्जिस्टेड एट द लोकल लेवल, और दोनों ही हम देखते हैं कि बेल्जियम में दोनों ने अच्छे से काम किया, पर श्रीलंका में ऐसा कोई काम नहीं था। मतलब तुम्हें ना याद रखना है इस चैप्टर में बेल्जियम का मॉडल जो था बढ़िया था और श्रीलंका का इतना बढ़िया नहीं था। वहाँ पे तो डिस्ट्रेस हो गया था, सिविल वॉर तक की सिचुएशन आ गई थी। बेल्जियम के केस में ऐसा नहीं हुआ था। मतलब आइडियल बच्चा होता है ना क्लास का, उसको हमें बेल्जियम को एक आइडियल मॉडल याद रखना है, बेल्जियम को एक आइडियल मॉडल याद रखना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये वीडियो छोटी रहनी चाहिए। बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। बेल्जियम में 4 टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा था ताकि कोई सिविल स्ट्राइफ ना हो जाए। मतलब अमेंड मतलब बदलना, अमेंड मतलब करेक्ट करना। तो बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्लेक्सिबिलिटी का कंपोनेंट रखा था, और वही फ्लेक्सिबिलिटी एब्सेंट थी किस केस में, श्रीलंका के केस में। व्हाट आर द एडवांटेज, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के एडवांटेज क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। देखो हॉरिजॉन्टल में क्या समझते हो, हॉरिजॉन्टल में आता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। अब मैं फिर से नहीं बताऊंगी किसका क्या रोल है, क्योंकि तुम कहोगे कि बात रिपीट हो रही है। देखो एडवांटेज सुनो, पावर इज शेयर, यहाँ पे पावर शेयर होती है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमें पता है। और दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग, नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर नहीं एक्सरसाइज कर रहा। और दैट इज़ वाई सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिया में ही देख लो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कितने अच्छे से है। जुडिशरी है जो कि ध्यान रखती है लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन से क्या समझते हो, एग्जीक्यूशन मतलब लागू करना। डिस्क्राइब करो 3 मेजॉरिटेरियन मेजर जो कि श्रीलंका ने अडॉप्ट करे थे। इसका मतलब है श्रीलंका में सिन्हालीज लोग जो कि मेजॉरिटी में थे वो कैसे अपना दबदबा बना रहे थे, कैसे डोमिनेट कर रहे थे पॉलिटिक्स में, उसको डिस्कस करो। इसका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, क्यों श्रीलंका के तमिल लोगों को एलियनेटेड फील होता था।
या फिर डिस्क्राइब करो 3 प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो कि श्रीलंका में पास हुए थे ताकि सिन्हालीज लोगों की सुपरवेसी आ जाए। प्लीज़ बच्चों एक बार वो चैप्टर ज़रूर देख लेना, मतलब स्पीड बढ़ा के सुन लेना। और मैंने एक रिवीजन की वीडियो लाऊंगी जिसमें चैप्टर की समरी रिवाइज करा दूँगी ताकि इतनी लंबी वीडियो देखने की दिक्कत ना हो। श्रीलंका को एलिनेटेड इसलिए फील होता था क्योंकि एक एक्ट पास हुआ था सिन्हालीज लोगों के द्वारा जिनमें 1956 में जिसने रिकॉग्नाइज किया था सिन्हालीज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इकलौती इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बोली गई? सिन्हालीज। और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया। मतलब जो लोग तमिल बोलते थे उनको एक ऐसा लगा होगा ना, यार हमारी तो लैंग्वेज भी लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो लैंग्वेज ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम जिस भाषा में कम्युनिकेट कर पाते हैं वो सीधा दिल को छूती है। देखो इंग्लिश चाहे कितनी भी पढ़ ले, आपकी जो मदर टंग है उसमें जो बात होगी ना वो किसी और एलियन लैंग्वेज में नहीं होगी। वो सीधा हम उसमें जितना इमोशन एक्सप्रेस कर पाते हैं ना एक लैंग्वेज के थ्रू, हमारी भाषा के थ्रू, वो हम किसी और भाषा के थ्रू नहीं एक्सप्रेस कर पाते। गवर्नमेंट फॉलो द प्रेफरेंस, चलो आगे आते हैं। गवर्नमेंट ने एक प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स फॉलो करी थी जिसमें सिन्हालीज लोगों को प्रेफरेंस दी जाती थी उनके वहाँ पे जॉब्स में और यूनिवर्सिटी पोजीशन में। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि स्टेट प्रोटेक्ट करेगा, फॉस्टर करेगा बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म तो तमिल लोगों का वो भी नहीं था, धर्म भी नहीं था। डिस्क्राइब, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, पावर शेयरिंग बेल्जियम में क्या हुई, या फिर बेल्जियम की मॉडल को डिस्कस करो, या फिर क्या चेंजेस हुए थे बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका आंसर है, देखो बेल्जियम में 2 प्रकार के लोग रहते थे, एक डच स्पीकिंग और एक फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है, इसमें पहला अमेंडमेंट था कि दोनों इक्वल नंबर में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को ही कहते हैं बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना। सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों इक्वल नंबर में होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, सम स्पेशल लॉज बनाए गए थे ताकि सपोर्ट करा जाए मेजॉरिटी ऑफ मेंबर को फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। स्पेशल लॉज बनाए गए थे ताकि जो हर लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड हर लिंग्विस्टिक ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं थी, इक्वल पावर दी थी। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट मतलब छोटा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वल उसमें रखा था। स्टेट गवर्नमेंट इधर और सेंट्रल गवर्नमेंट इधर, मतलब दोनों को इक्वल माना गया था। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना देश में एक ही होती है ऐसा, और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होती है क्योंकि हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डोमिनेट करने लग जाएगी ये स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ नहीं था। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट बनाई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो लोगों की गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करो पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी में कहाँ कहाँ होती है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग होती है, गवर्नमेंट के अंदर भी पावर शेयरिंग होती है, और प्रेशर ग्रुप, बिजनेसमैन, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये सब भी पावर शेयरिंग का हिस्सा है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आई विल गिव यू द PDF in my Telegram channel. See you in next lesson. Bye bye.